नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप डीडी न्यूज़ पर देख रहे हैं हमारा खास शो बाजार इस हफ्ते। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, जिसमें हम आपको बताते हैं कैसी रही पूरे हफ्ते बाजार की चाल। शेयर बाजार में हमने देखा कि तेजी देखने को मिली। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें, निर्यात के जो बहुत बेहतरीन आंकड़े सामने आए, उसी के बीच शुक्रवार को HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, M&M जैसी कंपनियों ने लिवाली आने से लगातार तीसरा सत्र भी तेजी के साथ बरकरार रहा। हमने देखा कि घरेलू बाजारों के जो सूचकांक थे, यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी, वो सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुए। BSE का 30 शेयरों वाला जो आधारित सूचकांक है वो 181 अंक चढ़कर 76,992 पर बंद हुआ। तो अगले सप्ताह एक ट्रंकेटेड वीक रहने वाला है, 4 दिन ही काम होगा शेयर बाजार में, और ऐसे में 17 जून को बाजार बंद रहेंगे, यानी कि सोमवार कल, क्योंकि बकरीद के चलते बाजार बंद हैं। और इन सभी मुद्दों पर हम करने वाले चर्चा, कई अहम IPOs भी आने वाले हैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप शेयर मार्केट का हाल जानना चाहते हैं, स्टॉक्स की चाल के बारे में समझना चाहते हैं, निवेश करना कहाँ होगा मुनाफे का सौदा, और कौन सा सेक्टर आपको देगा बेहतरीन रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ जो अभी मार्केट विशेषज्ञ जुड़ने वाले हैं। लेकिन अपना सवाल पूछने से पहले 2 नंबर्स लगातार फ्लैश होंगे, आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23387031 और दूसरा नंबर है 23097670। और एक बार आपका तारुफ करा दें पहले मेहमानों से, फिर IPOs के बारे में बात करेंगे। तो गौरंग शाह साहब, जो कि स्टॉक एनालिस्ट हैं, जाने माने, सभी ने जानते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र वाधवा जी लगातार हमारे साथ शो पर जुड़ते हैं, जाने माने स्टॉक एनालिस्ट है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आप दोनों से चर्चा शुरू करने से पहले, एक बार अपने दर्शकों को बताएं कि देश में इस समय शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर है। मौके का फायदा उठाते हुए कई कंपनियां जो है वो IPOs लेकर आ रही हैं, और दक्षिण कोरिया की जानी मानी कंपनी Hyundai भी इस रेस में अब कूद गई। तो वाहन निर्माता जो कंपनी है Hyundai, वो भारतीय जो उसकी इकाई है, वो अपना IPO लाने वाली है। और शेयर बाजार सेबी में, हम मान सकते हैं जो नियामक सेबी है, वहाँ पर पेपर्स भी इसे लेकर डाल दिए गए। तो इसी से चर्चा जो है वो आरंभ करेंगे। गौरंग जी, क्योंकि IPOs के लिहाज से हमने देखा कि 2023 का साल बेहद गुलजार रहा, और 2024 में भी तैयारी ये है कि 30,000 करोड़ से ज़्यादा कमाए जाएं IPOs के जरिए। अब Hyundai भी इसमें कूद गई है, LIC के बाद सबसे बड़ा IPO माना जा रहा है। क्या करना चाहिए निवेशकों को? पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को ऑडियो दीजिए प्लीज गौरंग जी का। हमारी आवाज जी जी आ रही जी है? जी जी आ रही है। धन्यवाद आंचल जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए आप सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो देखिए, हमारा एक अनुमान और आकलन ये कहता था कि भारत एक बहुत बड़ा उत्पादन क्षमता वाला देश बनने वाला है, और सरकार के तरफ से नीतियां भी उस तरफ बननी शुरू हो गई। और मेरे ख्याल से ये जो 3.0 मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करेंगे, वहां पर और भी सारी नई नीतियां आएंगी जो उत्पादन क्षमता बढ़ाएगी। ऑटो क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमें लग रहा है कि केवल मात्र हुंडई ही नहीं, लेकिन आने वाले भविष्य में शायद जो कंपनियां यहाँ पर कामकाज कर रही थी और अपना कामकाज समेट करके फिर अपने देश लौट गए थे, वो फिर से अपनी उत्पादन क्षमता शुरू करने का प्रयास करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छी और सक्षम कंपनी है Hyundai। मार्केट शेयर के रूप में मारुति के बाद, टाटा के बाद मेरे ख्याल से तीसरे पायदान या दूसरे पायदान पर आती है जहां तक उत्पादन क्षमता का सवाल है। सेकेंड लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल कंपनी है Hyundai। और अभी तक हमने IPO नोट नहीं निकाली, लेकिन मेरे ख्याल से कल परसों तक एक IPO नोट हमारी कंपनी की तरफ से आ जाएगी, जहां पर शायद हम लंबी अवधि के लिए निवेश की कवायद करेंगे। लेकिन एक चीज आंचल जी, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हर एक IPO में पैसे लगाएं और ये अनुमान करें कि आपको 30%, 50% या फिर उससे ज्यादा लिस्टिंग गेन्स मिले, ये अनुमान लेकर के मेरे ख्याल से सही रणनीति नहीं होगी। आपको ये देखना है कि IPO कौन सी कंपनी का है, सबसे पहले तो क्या मूल्यांकन पर आता है, कंपनी का कारोबार क्या है, और उसके पीछे मैनेजमेंट कौन सी है, इस पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा। बहुत अहम आपने तमाम कारक बताए वाधवा साहब, खास तौर पर क्योंकि Hyundai की अगर हम बात करें, क्योंकि इस पर चर्चा हो रही है, तो 2025 में बड़े आक्रामक तेवर के साथ Hyundai विस्तारीकरण करना चाह रही है। अगर हम ऑटो के पूरे सेक्टर की बात करें, तो जो तमाम कारक गौरंग साहब ने बताए, उस लिहाज से IPOs में कितना ज़्यादा बेहतर उम्मीद करने की आप अंदेशा जता रहे हैं जब हम बात करते हैं Hyundai को लेकर?
मार्केट एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है नए इन्वेस्टर्स के लिए, नई कंपनीज आने के लिए। जैसे गौरांग जी ने भी बोला कि पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है, पर कैपिटा कंजम्पशन यहाँ पर बढ़ते जा रही है। एक एनालिसिस हमने करा था, जब $2500 पर कैपिटा इनकम से 5000 पर कैपिटा इनकम होती है जिसकी तरफ हम अग्रसर हैं, तो ये कंजम्पशन पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। ऑटोमोबाइल, लग्जरी कार्स, ये सारी कंजम्पशन के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। हुंडई क्योंकि मार्केट का फायदा उठाना चाह रही है, मार्केट ऑल टाइम हाई है जैसे आपने भी बोला, और $3.5 बिलियन का सबसे बड़ा इशू जो आईपीओ है ये हमारी मार्केट को हिट करेगा, जिसका डीआरएचपी उन्होंने फ्राइडे को फाइल करा है। मेरे को लगता है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेकंड लार्जेस्ट हमारा ये ऑटो मेकर है कंज्यूमर इसमें। गौरंग साहब, प्राइस बैंड और जितना ज़्यादा वो सब्सक्राइब होता है, जो रिस्पॉन्स मिलता है, इसको इस इक्वेशन को एक निवेशक कैसे समझ सकता है? देखिए, ये डिमांड एंड सप्लाई है। हम एज ए मर्चेंट बैंकर हम देखते हैं कि हम काफी एसएमईज आईपीओस को मैनेज कर रहे हैं और मेन बोर्ड को भी देख रहे हैं। अभी जो सिचुएशन है बहुत बॉयंसी है मार्केट में, और रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा उसको इन्वेस्ट करता है आईपीओ में, और डिमांड एंड सप्लाई उसके प्राइसिंग को काफी इन्फ्लुएंस करती है। जो लिस्टिंग गेन्स होते हैं उसी पे निर्भर होते हैं। तो मेरे को लगता है हुंडई जिस तरह का आईपीओ है, बहुत इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आएगा और अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। गौरंग साहब, हम चाहते हैं इस पर आप भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया आंचल जी कि आपको सिर्फ मात्र केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए किसी भी आईपीओ में निवेश नहीं करना चाहिए। और अक्सर कई बार हमने देखा है, और उदाहरण के तौर पर 2022-23 में जो भी आईपीओ आए, अच्छे आईपीओ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने लिस्टिंग गेन्स में अपने शेयर बेच दिए तो उसके बाद जिस तरीके से आपकी निवेश की पूंजी में वृद्धि हुई है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा संकोच हुआ रहेगा कि मैंने जल्दबाजी में हमने बेच दिए। और हम बुनियादी तर्क के आधार पर ज्यादातर मापदंड करते हैं, कंपनियों का विश्लेषण करते हैं। तो हमारी तो राय यही होती है निवेशकों की, आप छोटी मध्यम अवधि का न सोच करके अगर आपको पूंजी खड़ी करनी है अच्छी तरीके से साल दर साल, तो लंबी अवधि के लिए निवेशित रहे। तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये एक अच्छी कंपनी है और लंबी अवधि में पूंजी खड़ी करके दी। जी गौरंग साहब, हमने देखा कि जो 14 जून को हफ्ता खत्म हुआ, जब हम भारतीय शेयर बाजार की बात करें, सीमित दायरे में भी कारोबार देखा गया, उतार चढ़ाव वाले सेशंस थे। इसमें सबसे अच्छी बात जो निकलकर सामने आई कि जो बीएससी स्मॉल कैप और मिड कैप है वो शाइनिंग स्टार्स रहे। ऐसे में पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेशन की जब हम बात करते हैं तो किस तरह से अब आने वाले समय के लिए, क्योंकि अब सरकार का गठन हो चुका है, 100 दिन का एजेंडा सामने है, उस लिहाज से पोर्टफोलियो बनाया जाए? देखिए, छोटे मझोले शेयर में अचल जी, छोटे निवेशक जो होते हैं ना, उनके पास जोखिम की क्षमता बहुत कम है। तो हम अक्सर ये राय देते हैं कि भाई आपके पास अगर तजुर्बा नहीं है, आपके पास अगर अनुभव नहीं है शेयर बाजार में, अगर आपने निवेश करना अभी अभी शुरू किया है, तो आप पहले दिग्गजों पर ध्यान दें। छोटे मझौले में दिक्कत ये आती है कि जिस तीव्र गति से ऊपर जाते हैं उससे 2 गुना गति से नीचे भी आते हैं जी। और वहां पर अगर छोटे निवेशक फंस जाते हैं तो उनका जो अनुभव रहता है, एक्सपीरियंस रहता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के साथ, वो थोड़ा नकारात्मक बन जाता है और फिर वो घबरा जाते हैं। तो अच्छी कंपनी में निवेश करिए, आप छोटी संख्या में शेयर लीजिए लेकिन अच्छी कंपनी में निवेश कीजिए। कोई अनजान कंपनी में आप हजारों मात्रा में शेयर ले लेते हैं और फिर आपको ये लगता है कि आपको 15-20% का इजाफा मिले, ये भी मेरे ख्याल से सही रणनीति नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि छोटे मझौले शेयर थोड़े बहुत ज्यादा चल चुके हैं, यहाँ से शायद थोड़ी बहुत नीचे के तरफ के दायरे देख सकते हैं, मुनाफी वसूली की चपेट में आ सकता है, और लार्ज कैप यानी कि जो दिग्गज शेयर है वहां पर ज्यादा ध्यान देने की हम राय। चलिए, तो इस पर लगातार हम चर्चा जारी रखेंगे। 2 बहुत अहम मेहमान हमारे साथ जो कि दिग्गज माने जाते हैं शेयर मार्केट की, जब एक्सपर्टाइज की बात आती है, दोनों जुड़े हुए हैं। चर्चा जारी रहेगी, वक्त छोटे से ब्रेक का है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। क्यूरियोसिटी,
Can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और शेयर बाजार से जुड़े इस खास शो में बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे चर्चा जारी रखेंगे कि किस तरह से सेक्टर स्पेसिफिक होकर हम आगे बढ़ सकते हैं। वाधवा जी, ख़ास तौर पर जिस तरह से सरकार का फोकस है, जिसमें इंफ्रा पर अगर हम इन 100 दिनों के एजेंडे की बात करें तो लगातार सरकार चाहती है कि इस सेक्टर में कैपेक्स को और बढ़ाया जाए। अब आने वाला दिन बजट का भी है, उस लिहाज से क्या व्यू पॉइंट रहेगा पोर्टफोलियो एक्यूमुलेशन के लिए जब हम बात इंफ्रा स्टॉक्स की कर रहे हैं? तो देखिए, बिल्कुल हमको अभी प्री बजट इनवाइट आया है, FM से 22 तारीख की मीटिंग है और कैपिटल मार्केट के प्लेयर्स को बुलाया है। हमारे को लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा मेजर एजेंडा है। 100 डेज का जो इनका टाइमलाइन बनी है, इंफ्रा पे और रूरल इकोनॉमी पे काफ़ी जोर रहेगा, तो उससे रिलेटेड स्टॉक्स को इन्वेस्टर देख सकते हैं। उसी तरह हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा फोकस एरिया रहेगा इस गवर्नमेंट का। तो मेरे को लगता है कि ये अगर आप पोर्टफोलियो की आप सिलेक्शन कर रहे हैं, कंपनीज की सिलेक्शन कर रहे हैं या इंडस्ट्री की सिलेक्शन कर रहे हैं, तो इंफ्रा, कैपिटल गुड्स और हेल्थ केयर एक बहुत अच्छे नाम है जिसके अंदर देखा जा सकता है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा गौरांग जी की बात को, जब 2004 के अंदर मारुति का IPO आया था तो हमारे क्लाइंट्स को काफी अलॉटमेंट हुई थी। तो इनाम उस वक्त उनके मर्चेंट बैंकर होते थे, तो वहां से फोन आया कि अपने इन्वेस्टर को बोलिए कि ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है और लिस्ट में ये इससे बाहर ना निकले। तो आप देखिए 50-60 का शेयर आज 12,500 का है 20 साल के अंदर। तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ये स्टॉक मार्केट में मिलती है अगर आप अच्छे स्टॉक को, मैं हुंडई के कंटेक्स्ट में ये बोल रहा हूँ। जी गौरंग साहब, लेकिन बजट से पहले आपके पोर्टफोलियो का बजट कौन ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? वो सेक्टर्स कौन से हो सकते हैं जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए निवेशकों का? क्योंकि मोदी सरकार 3.0 का ये पहला पूर्णकालिक बजट होगा, उस लिहाज से कई ऐसे अहम सेक्टर्स और कितना पॉपुलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट रहता है ये भी देखना होगा। अचल जी, मेरे ख्याल से सिर्फ बजट को या फिर चुनाव को या फिर बारिश के मौसम को ध्यान रख करके आप बाजार में निवेश करते हैं तो बहुत बड़ी मायूसी आपको हाथ लग सकती है। देखिए, और हमारे देश में ऐसी बात है कि कहीं ना कहीं हर साल चुनाव होते रहते, चाहे वो ग्राम पंचायत चुनाव हो, चाहे वो नगर पालिका चुनाव हो, चाहे वो राज्य स्तर के चुनाव हो, या फिर अभी अभी जैसे हमने लोकसभा के चुनाव देखे। पहली बात। दूसरी बात, हर साल बजट आता है, हर साल बजट के पहले एक उत्साह और उमंग जाग उठती है, लेकिन फिर बजट के बाद हम फिर से आंकड़ों की बात करते हैं और नीतियों की बात करते हैं, विकास दर की बात करते हैं, महंगाई दर की बात करते हैं। तो सिर्फ बजट को एक मापदंड लगा करके निवेश करना मेरे ख्याल से समझदारी नहीं होगी। लेकिन आपका प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूं। पहले तो वित्तीय क्षेत्र में बहुत अच्छा लगता है जहां पर सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत NBFCs आती है। दूसरे तरफ हमने अभी हुंडई के बारे में बात की, ऑटो क्षेत्र के ऊपर बात की, तो ऑटो क्षेत्र अच्छा लगता है। तीसरी क्षेत्र जो होगा वो है सीमेंट होगा, क्योंकि निर्माण कार्य हमारा अनुमान है कि बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और जो पुराने ढांचे हमारे देश में उसको दुरुस्त करके आधुनिक बनाने का भी प्रयास होंगे। और ये जरूरी इसलिए भी आंचल जी कि अगर हमको हमारी विकास दर जो 7.2 या 7.5 या 8% या उससे ऊपर हमें जानी है तो निर्माण कार्य बहुत जोर शोर से करना पड़ेगा। IT क्षेत्र जो कि एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वो अच्छा लगता है। और दो और क्षेत्र आंचल जी जिसने योगदान नहीं दिया है, एक तो है जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियां, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, और दूसरी है स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स। तो कुल मिलाकर के एक समीकरण ब्रह्मांड जो है वो कम से कम 7 या 8 क्षेत्र का बना है। यहाँ पर बहुत फैला हुआ आपको कारोबार या निवेश नहीं करना चाहिए। एक 2 कंपनियां
जो सबसे बेहतरीन और दिग्गज कंपनियां इसमें से चुन करके एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाए। गौरंग साहब, लेकिन इस सब सबसे ज़्यादा वनरेबल अगर देखें तो पीएसयू और कैपिटल गुड्स का सेक्टर है, जिसमें हमने कई जो विश्लेषक है उनका मानना है कि भाई आप एफएमसीजी एक राइजिंग स्टार हो सकता है, जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है। तो इसका चुनाव किस बात को दिमाग में रखकर कर सकते हैं जब हम बात करते हैं लंबे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के निवेश को लेकर? तो आंचल जी, जब बहुमत एक तरफ चला जाता है ना, तो मैं विपक्ष में होना ज्यादा पसंद करता हूँ और मेरी रणनीति ऐसी रही है। आप कॉन्ट्रेरियन कॉल पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, मुझे लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप अगर भीड़ के साथ जाते हैं तो फिर आपकी विचारधारा और बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं करते जी। तो मैं ये मानता हूं कि सरकारी बैंक कंपनियां, हाँ, 4 जून को जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक घटना थी, लेकिन उसके बाद हम बहुत बेहतरीन तरीके से उभरे भी हैं और एक नया सर्वोच्चम स्तर भी बनाया। सरकारी बैंक के सरकारी गुट की कंपनियां जिस भी क्षेत्र में थी वो पिट भी गई थी, लेकिन वहां से वो बेहतरीन तरीके से उभरी। बिल्कुल। तो हमें लग रहा है कि सरकारी कंपनियां और कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, देखिए देश को अगर आगे बढ़ना है, एक अर्थव्यवस्था अच्छी बननी है, उत्पादन क्षमता बढ़ना, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग का योगदान देना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जहां पर एल&टी, सीमेंस, एबीबी, केसी इंटरनेशनल जैसी कंपनियां हैं जहां पर हमारी खरीदारी की राय है, और सरकारी गुटों में तो सरकारी बैंकों को लेकर के ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एक्सप्लोरेशन कंपनीज, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी हुई कंपनियां पसंद आती हैं। हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं, देवेंद्र जुड़े हुए हैं राजस्थान से। देवेंद्र जी, दोनों स्टॉक एनालिस्ट जाने माने मौजूद हैं, पूछिए सवाल। मैंने चंबल फर्टिलाइजर ले रखे हैं 427 रुपए के भाव पर, उसमें बने रहना चाहिए क्या? और वाधवा जी, चंबल फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करें, 427 के प्राइस पर लिया था, क्या बने रहने या फिर निकल जाएं? देखिए, ये अभी जो फोरकास्ट आया है, हमारे यहाँ मानसून काफ़ी नॉर्मल है और रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस है, ये मैं आपको बता पाऊंगा इसके अंदर। और फर्टिलाइज़र एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर कि गवर्नमेंट बड़ी जो फार्मर्स डिस्ट्रेस है उसको एड्रेस करना चाहती है और एग्रियन इकोनॉमी जो है उसको बढ़ाना चाहती है, तो फर्टिलाइज़र उसी के अंदर एक आता है। मैं स्पेसिफिक चंबल फर्टिलाइज़र की बात नहीं करूँगा, एज ए सेक्टर मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है और इसमें अगर बने रहिए, मैं गौरांग जी को देता हूँ, पास करता हूँ। चलिए, तो फर्टिलाइज़र पूरा जो सेक्टर्स पे काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं वाधवा जी, लेकिन और ऐसे कौन से डार्क हॉर्सेस हो सकते हैं 2024 के, इस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बाजार इस हफ्ते में चर्चा लगातार जारी रहेगी। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया? बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और चर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हैं। शेयर बाजार से जुड़ी हुई चर्चा, हमारे खास जो बाजार इस हफ्ते में। गौरंग साहब, तो डार्क हॉर्सेस बताइए फिर, जो 2024 में आउट परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हम कॉन्ट्रेरियल कॉल की बात कर रहे हैं। भाई, ब्लू चिप कंपनीज तो हर कोई उठाने के लिए कहता है जिनके वैल्यूएशन अच्छे हैं, लेकिन वो अंडर परफॉर्मर्स जिन पर अभी नजर नहीं गई है विश्लेषकों की भी, वो कौन से हैं? तो जैसे मैंने 2 क्षेत्र के बारे में बात की आंचल जी, वो है जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियां और स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स। इसके साथ साथ मैं IT क्षेत्र को भी जोड़ना चाहूंगा और हमारी सोच और विचारधारा इन तीनों क्षेत्रों को लेकर के ये कहती है कि पहले तो जब बाजार चलता है और जब ज्यादातर चलने वाले क्षेत्र और उस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां जब एक स्तर पर आ जाते हैं, तो वहां से आगे बढ़ने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आखिरकार शेयर के दाम क्या दर्शाते हैं कि कंपनी की आमदनी और नतीजे पर शेयर के दाम होते हैं। तो एक अंडर परफॉर्मेंस होने के कारण हमें IT क्षेत्र अच्छा लगता है, जहां पर 2 दिग्गज नाम और 2 मझौली कंपनियों के नाम देना चाहूंगा। दिग्गजों में TCS और HCL टेक, मझौली क्षेत्र की IG कंपनी या फिर मिड टू स्मॉल कैप में अगर आपको देखना है तो साइंट लिमिटेड और KPIT टेक्नोलॉजीज, ये तो पसंद आते हैं। जीवन बीमा में हमें हमारे देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनी LIC पसंद आती है और एक निजी क्षेत्र की कंपनी जिसका नाम है SBI लाइफ इंश्योरेंस, ये पसंद आती है। स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स में विनती ऑर्गेनिक्स और PI इंडस्ट्रीज, तो ये कुल मिलाकर के एक छोटा सा मॉडल पोर्टफोलियो आपके सामने रखा है। चलिए, और साथ ही माधवा जी, क्योंकि जब हम
देश की तीसरी सबसे बड़ी, जब हम पूरे वैश्विक पटल की बात करते हैं, प्रमुख अग्रणी अर्थव्यवस्था है, जिसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखा जाए तो लगातार सरकार का इस पर फोकस है। और उसमें अगर सेमीकंडक्टर्स की हम बात करें, सेक्टर में सेक्टर, उस लिहाज से कितना बड़ा रिपलिंग इफेक्ट आप मानते हैं इस तरह के सेक्टर में, और निवेशकों के लिए क्या इसमें निवेश करना अभी जिस तरह से सरकार का फोकस है सही समय है? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह देखिए, जो कोविड के अंदर हमने देखा, सेमीकंडक्टर एक बड़ा सेक्टर था जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल और पूरे वर्ल्ड ने उसके अंदर सप्लाई साइड में चैलेंज देखा, और इंडिया इसके अंदर इनिशिएटिव लिया है। नई सेमीकंडक्टर की पॉलिसी बनी है और कई कंपनियों को उसके अंदर अलाउ भी करा है, PLI स्कीम के अंदर भी इसको लेकर आ रहे हैं। और ये बहुत अच्छा टाइम है इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर्स में अगर फोकस किया जाए। नई कंपनियां उसके अंदर कई आ रही हैं, तो उसके ऊपर फोकस किया जा सकता है। रेन्यूएबल और एनर्जी सेक्टर पर भी बहुत फोकस है सरकार का, गौरंग साहब, और साफ तौर पर क्योंकि जब हम अभी हमने G7 में प्रधानमंत्री का जो आउटरीच सेशन था जिसमें उन्होंने लाइफ को लेके बात की, यानी कि तमाम वो वैकल्पिक स्रोत जो पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं। हालांकि थोड़ा सा इतर है अगर शेयर बाजार की बात की जाए, लेकिन रेन्यूएबल सेक्टर को कितना ग्रीन सनराइजिंग सेक्टर आप मानते हैं निवेशक के पोर्टफोलियो के लिए? देखिए, सरकार की तरफ से घोषणा भी हुई कि हमें हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स कम करनी है अगर आने वाली पीढ़ियों को हमें एक स्वस्थ वातावरण देना है अपनी जीवन को बिताने के लिए। क्लीन और ग्रीन एनर्जी में एक ग्रीन हाइड्रोजन की चर्चा भी पिछले साल 1.5 साल से सरकार ने की। तो यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। क्लीन और ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत बड़ी मुहिम होगी आने वाले समय में, और शायद मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले महीने में, जुलाई में जो बजट होगा वहां पर वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी इसके ऊपर थोड़ा बहुत टिप्पणी भी करेंगे। इस ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ी हुई एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है ये, जो एक आधुनिक ढांचा खड़ा करती है ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए। वो कंपनी का नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इसके साथ साथ 2 निजी क्षेत्र की कंपनियां जो प्रोत्साहन करेगी और उत्पादन क्षमता भी अपनी स्थापित करेगी, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और L&T। ये एक मुहिम जो है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के, उस पर ध्यान मैंने आपका आकर्षित किया। और ऊर्जा में अगर आप वायु से उत्पादन होने वाली वायु ऊर्जा जिसे हम विंड एनर्जी कहते हैं, या फिर सूर्य से उत्पादन होने वाली सूर्य ऊर्जा जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं, वहां पर एक और सरकारी कंपनी है आंचल जी जिसका नाम है पावर ग्रिड। फिलहाल तो वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरीकरण से जुड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने अपने कदम ऊर्जा उत्पादन में भी रखे हैं। तो ये सब कंपनियां बहुत सटीक जानकारी आपने दी। यूपी मिर्जापुर से चंद्रवानी जुड़ गई हैं हमारे साथ। पूछिए चंद्रवानी जी अपना सवाल। नमस्ते सर, मेरा सर गौरांग सर से है। सर मुझे ये जानना था कि आपने अभी बताया ABB सीमेंस हो गए सर, ये स्टॉक अभी खरीदने लायक है क्योंकि इनका PE रेशियो इस समय हाई है, तो क्या अभी खरीदे या फिर रुके गिरने का इस स्टॉक का? थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रश्न पूछने के लिए। तो आप बाजार में अपने लिए, अपने परिवारजन के लिए कोई चीज खरीदने जाते हैं तो अच्छी चीज खरीदेंगे आप, कोई सस्ती चीज नहीं लेके आएंगे। और बाजार में अच्छी चीजों के दाम भी आपको उतने ही अच्छे तरीके ऊपर की तरफ देने पड़ते हैं। और ये जो परिभाषा है ना कि क्या ये सही समय या स्तर है, तो मैंने वो पंडित जी को ढूंढने की बहुत प्रयास किया, लेकिन वो पंडित जी मुझे मिले नहीं जो मुझे बता सके कि ये सही स्तर या सही दाम। तो मेरी नम्र विनती ये होगी आपसे कि आप शुरू कीजिए, पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए, लेकिन किस्तों में निवेश कीजिए। इस तरीके से आप शुरुआत करेंगे, वरना आप इंतजार करते रह जाएंगे और फिर बाजार आपके हाथ से छूट जाएगा और एक नया सर्वोच्च स्तर बन जाएगा। बिल्कुल, पहले आप में गाड़ी छूट जाती है, इसलिए निवेश करना शुरू करना बहुत अहम है, जिसका जिक्र लगातार हम अपने शो पर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरंग जी और वाधवा साहब, आप दोनों का ही। संडे की सुबह आप आए और अपने अपने तमाम विचार इस मंच से साझा किए, हमारे कॉलर्स के जवाब दिए। तो इस शो के ज़रिए कोशिश यही रहती है कि शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जो जानकारियाँ हैं वो हम आपसे साझा करें। कोई सेक्टर स्पेसिफिक सवाल है तो लगातार फ़ोन लाइन जो है वो ओपन रहती हैं आज के दिन आधे घंटे के लिए। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी खास शो पर। तब तक के लिए आप देखते हैं DD न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।